Good morning, everybody. Welcome in the class. हम अब फिर से अपनी ब्राउनिंग की पोयम पर बात करेंगे। कल हमने ब्राउनिंग के बारे में थोड़ा सा देखा था और उसकी पोयम के बारे में देखा था, माई लास्ट डचेस। लास्ट डचेस का अर्थ मैंने आपको बता दिया था। लास्ट यानी पिछली और डचेस यानी पत्नी, वाइफ। उसी का हम एक पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, दूसरे के लिए आगे चलेंगे। मैं फिर आपको रिवाइज करवाना चाहूँगी कि ये कविता जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में लिखी गई है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब है नाटकीय एकालाप। मीन्स एक व्यक्ति बोल रहा है और एक व्यक्ति सुन रहा है। कविता की पृष्ठभूमि कल भी बताई थी और आज भी मैं बता रही हूँ कि एक मिडिल एज का इटालियन ड्यूक है। ही इज द स्पीकर, वही वक्ता है, एंड द एनवॉय जो कि श्रोता है। श्रोता जिसको की अनुमति नहीं है बोलने की, वो सिर्फ और सिर्फ सुन रहा है। द ड्यूक इज ए काइंड ऑफ वेरी टिपिकल इटालियन ड्यूक ऑफ मिडिल एज, सफरिंग फ्रॉम फीलिंग ऑफ जेलेसी, सस्पिशियस एंड वेनिटी। और इन्हीं फीलिंग्स से प्रेरित होकर के वो अपनी पत्नी का मर्डर करवा देता है। इतना हमने कल देख लिया था और उसके बारे में वो बात कर रहा है। उसको अपनी पत्नी के कुछ गुण जो थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ही डिड नॉट लाइक द जेनरस एंड रिस्पॉन्सिव डिस्पोजिशन ऑफ हिज वाइफ। उसकी जो पत्नी थी वो काफ़ी उदार थी और बड़ी प्रत्युत्तर देने वाली स्वभाव की थी। हर व्यक्ति की चीज़ का, हर चीज़ का वो प्रत्युत्तर दिया करती थी, लेकिन उसके पति को वो पसंद नहीं था, यानी ड्यूक को उसका स्वभाव पसंद नहीं था। हमारे को जो भी ड्यूक बोल रहा है उससे उसकी वाइफ के चरित्र के बारे में एक एक पॉइंट निकल के आ रहे हैं, नोट करते चलेंगे। अभी मैंने बोला जेनरस थी। सेकेंड पॉइंट इसी में मैंने एक बोला रेस्पॉन्सिव थी। वो रेस्पॉन्सिव टू एवरीथिंग, हर चीज़ के प्रति वो प्रत्युत्तर देने वाली थी। शी वॉज फ्रैंक, एकदम स्पष्ट, एंड चार्मिंग वुमेन, काफ़ी आकर्षक, स्मार्ट, हु इन हर काइंडनेस स्माइल्ड एट एवरीथिंग। अपने इन्हीं स्वभावों के कारण वो हर चीज़ को देख के मुस्कुराया करती थी। The Duke is explaining the mystery of the happy spot in these lines. इन पंक्तियों में कवि जो है वो उसके चेहरे पर, कल हमने देखा था उसके चेहरे पर एक हंसी का निशान आ रहा है, उस निशान को स्पष्ट करेगा कवि इस लाइन में। ऑन द फेस इन द पोर्ट्रेट ऑफ द एनवॉय ऑफ द काउंट, जो चित्र में हंसी का निशान आ रहा है उसके बारे में वो एक्सप्लेनेशन देगा इन लाइनों में। द ड्यूक टेल्स द एनवॉय, ड्यूक जो है वो दूत को कहता है दैट द स्वीट स्माइल ऑफ द लेडी, कि जो उसकी मधुर मुस्कान है वर नॉट रिजर्व फॉर हर हस्बैंड अलोन, कि ये जो मुस्कुराहट है इसके चेहरे पर, रहस्यात्मक मुस्कुराहट है, ये सिर्फ इसके पति के लिए ही नहीं है। द ड्यूक एक्सप्लेन्स व्हाई द पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस हैज ए ब्लश ऑफ हैप्पीनेस ऑफ हर चीक, कि उसके गालों पर ये निशान मुस्कुराहट का, शर्म का क्यों है, अब वो इस बात को बताता है। कहता है मैनी पीपुल थिंक दिस ब्लश शेम, अपने आप ही कल्पना कर रहा है, शंका कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। कभी कहता है कि बहुत से लोग जो हैं वो इस बात को सोचते हैं कि ब्लश, ये जो शर्म है, ये जो हंसी का चिन्ह आया है, केम ऑन हर चीक्स, उसके गालों पर, बिकॉज द ड्यूक वॉज हिमसेल्फ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द पेंटिंग। लोग सोच रहे होंगे कि शायद जिस समय इसका ये चित्र बनाया जा रहा होगा उस समय उसका पति जो है वो उपस्थित है, उसके पति की उपस्थिति उस समय थी, इसलिए वो अपने पति को देखकर मुस्कुरा रही थी। Now the Duke tells him that the Duchess was so simple and innocent that she was easily pleased and smiled at everything, every little thing. कहता है मेरी पत्नी जो है वो इतनी साधारण, इतनी निर्दोष, इतनी भोली भाली थी कि वो हर छोटी से छोटी चीज़ को देख करके मुस्कुराया करती थी।
He tells the envoy that the redness of her face in the portrait was not because he was present there. लेकिन अब लोगों का सोचना था कि शायद पति था, लेकिन ड्यूक जो है वो कह रहा है ये मत समझिए आप लोग कि उसका पति था इस कारण से वो मुस्कुराहट आई है, नहीं, उसके पति की उपस्थिति के कारण ऐसा नहीं है। There was some other reason of it. अब वो इसके कारण बता रहा है कि इसके पीछे और कोई कारण रहा है। Perhaps some compliment. ड्यूक कह रहा है कि शायद कोई बधाइयाँ दी होंगी, कोई अच्छी बात कही होगी बाय द आर्टिस्ट, पेंटर के द्वारा, कलाकार के द्वारा। कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन हर ड्रेस, हो सकता है उसने उसकी पोशाक के ऊपर कह दिया हो तुम्हारी पोशाक बहुत अच्छी है, तुम्हारी लुगड़ी बहुत अच्छी है। ही माइट हैव सेड, अनुमान लगा रहा है ड्यूक कि शायद चित्रकार ने उसे कहा होगा कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैप्चर, उसने कहा होगा कि उसका जो ये जो ढीली पड़ी लुगड़ी है, ये जो उसका दुपट्टा है, कवर्ड हर रिस्ट वेरी मच। कहने का मतलब है ड्यूक जो है वो कल्पना कर रहा है कि इसके चेहरे पर ये हंसी का चिन्ह कैसे आया। कह रहा है कि ये जो पेंटर है उसने कहा होगा ये जो तुम्हारी लुगड़ी है, ये जो तुम्हारी दुपट्टा है, जो तुम्हारी चुन्नी है, इसने तुम्हारी कलाई को ज़्यादा ढक लिया है, इसलिए शायद उसकी पत्नी ने उसको मुस्कुराहट में जवाब दिया हो। He might have said, हो सकता है कि उस कलाकार ने, उस पेंटर ने यह भी कहा हो कि it was impossible to capture it in painting the faint trace of a blush। उसने कहा कि शायद कलाकार ने कहा हो कि चित्र के अंदर इस प्रकार के हम निशान को नहीं दिखा सकते हैं, इसको सही तरीके से पेंट नहीं कर सकते हैं। और द लाइट रेड दैट सीम्ड टू फ्लश हर थ्रोट, और उसके गले के पास भी जो लाल निशान है उसको भी हम इस चित्र में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, या अगर करेंगे भी तो वो थोड़ा सा हल्का होके रह जाएगा। द पेंटर मेंट दैट, पेंटर का मतलब है, कलाकार का ये मतलब है कि द ब्लश वॉज सो ब्यूटीफुल, कि उसकी मुस्कुराहट, उसकी जो शर्म थी वो इतनी खूबसूरत थी, एंड सो इवन सेंट, इतनी अच्छी थी दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैप्चर इट ऑन कैनवास, कि इसको कैनवास के ऊपर प्रदर्शित करना मुस्कुराहट को असंभव था और मुश्किल था। द ड्यूक टेल्स द एनवॉय, ड्यूक जो है वो दूत से कहता है दैट कि दीज रिमार्क्स अबाउट हिज डेड वाइफ, उसकी पत्नी के चेहरे पर ये जो चिन्ह हैं वर मियरली एक्सप्रेशन ऑफ कर्टसी, सिर्फ और सिर्फ शिष्टाचार के कारण ऐसा हुआ होगा। हम भी जानते हैं कि जब हमसे कोई बात करता है तो हमें शिष्टाचार के रूप में उसकी बात का जवाब देना पड़ता है। अब वेदर चाहे कोई बात हम अपने वर्ड्सों के माध्यम से दें, और चाहे हम फेस एक्सप्रेशन से दें, और चाहे हम अपनी मुस्कुराहट से दें, तो कभी ये ड्यूक यही कह रहा है कि उसने शिष्टाचारवश मुस्कुराकर पेंटर की बातों का जवाब दिया होगा। दे हैड नो फर्दर मीनिंग, इसलिए इसका कोई और अर्थ नहीं लगाया जाए। सच ए रिमार्क मियरली वन ऑफ फॉर्मर कर्टसी, सिर्फ ये एक औपचारिक शिष्टाचार है, वाज एनफ टू ब्रिंग, और पर्याप्त भी है ये ए फ्लश ऑफ जॉय ऑन द डचेस चीक्स, डचेस के चेहरे पर इस प्रकार के मुस्कुराहट के चिन्ह लाने के लिए ये इतनी बात जो पेंटर ने कही होगी वो पर्याप्त होगी, ऐसा मान रहा है ड्यूक। शी हैड सच एन इनोसेंट हैप्पी नेचर, फिर कहते हैं कि मेरी पत्नी जो है वो इतने निर्दोष और इतने भोले भाले स्वभाव की है दैट कि इट वॉज इजीली प्लीज्ड इन दिस वे, कि उसे आसानी से हम खुश कर सकते हैं, इस तरीके से वो छोटी छोटी सी बातों पर खुश हो जाती है। अभी हमने इन पंक्तियों में देखा कि किस प्रकार से ड्यूक जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उसकी पत्नी के जो चेहरे पर एक रहस्यात्मक मिस्टीरियस स्माइल का स्पॉट है वो किस कारण से आया। हमारे पास दो कारण आए। ड्यूक कह रहा है कि शायद कलाकार ने उसकी पत्नी से उसकी ड्रेस के बारे में कुछ कहा होगा कि तुम्हारी लुगड़ी ने, तुम्हारी चुन्नी ने, तुम्हारे दुपट्टे ने, तुम्हारी साड़ी ने ये तुम्हारी कलाई को ढक लिया है। एक
एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि उसने कहा है कि जो तुम्हारा इतना खूबसूरत तुम्हारी चेहरे पर ये डिम्पल और मुस्कुराहट का जो निशान आ रहा है, इसको मैं अपनी पेंटिंग में तो दिखा नहीं सकता हूँ। तो हो सकता है इस कारण से उसकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई हो, तो लोग इसको अदरवाइज ना लें, लोग इसको ये ना समझें कि ये जो निशान आया है ये उसकी पति की उपस्थिति के कारण आया है। नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर, इस स्टेंजा के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि वो कारण बताता है कि उसकी पत्नी पर ये जो मुस्कुराहट का निशान है ये क्यों है। नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे शी हैड। देखिए यहाँ पर भी हमें उसकी पत्नी के चरित्र के बारे में और उसके स्वयं के चरित्र के बारे में हमें पता चल रहा है। बिल्कुल एज इट इज इन लाइनों में भी हम डचेस के चरित्र की ही बात करेंगे। ड्यूक सोच द एनवॉयस, हम देख ही रहे हैं कि वो उसको दिखा रहा है दूत को, हिज प्रीवियस वाइफ्स पोर्ट्रेट मेड बाय द मॉन्क पेंटर फ्रा पेंडॉन, अभी हमने देख लिया। ही पर्टिकुलरली पेंट्स आउट द स्माइलिंग फेस ऑफ द लेडी, वो मुस्कुराती हुई चेहरे, महिला का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है उसको वो पेंट करता है। एवरीवन हु लुक्स एट द पेंटिंग या पोर्ट्रेट, जो भी उस पेंटिंग या पोर्ट्रेट को देखता है, सरप्राइज्ड एट द मिस्टीरियस रीजन, वो आश्चर्य रह जाता है उसके रहस्यात्मक मुस्कुराहट पर। However, the Duke explains to the envoy, यद्यपि वो उसको स्पष्ट कर देता है कि स्माइल जो है वो उसके पति की उपस्थिति के कारण नहीं है, बल्कि ये तो पेंटर के द्वारा कॉम्प्लीमेंट दिए गए हैं उनके कारण है। इन पंक्तियों में देखेंगे, द पिक्चर एक्सप्लेन्स द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ द डचेस। अब डचेस का कैरेक्टर देख ही रहे हैं हम। द ड्यूक डज नॉट नो हाउ बेस्ट ही कैन डिस्क्राइब इट, ड्यूक को पता ही नहीं कि वो अपनी पत्नी को कैसे व्यक्त करे, कैसे बताए। शी सेज, ही सेज, वो कहता है दैट कि शी हैड ए हार्ट, मेरी पत्नी के पास हृदय तो है, लाइक ऑल, सबकी भांति, विच वाज मेड हैप्पी, जो प्रसन्न हो जाता है, बाय द स्लाइटेस्ट सर्कमस्टांसेस, छोटी से छोटी परिस्थितियों पर भी, एंड विच कुड बी प्लीज्ड बाय द स्मॉलेस्ट शो ऑफ काइंडनेस, थोड़ी सी भी दयालुता दिखाकर उसको हंसाया जा सकता है। शी फाउंड ब्यूटी एंड प्लेजर इन ऑल सी सॉ, जो चीज़ वो देखती है मेरी पत्नी, उसी में उसको सुंदरता और उसी में उसको आनंद की अनुभूति हो जाती है। एंड शी वॉज वन हु लुक्ड विद हिज टेम्परामेंट ऑन ऑल अराउंड हर, और वो उनमें से एक है जो अपने चारों तरफ के वातावरण में सभी प्रकार की चीज़ों को देखती भी है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ प्लीज्ड हर, जीवन का हर पहलू जो है वो उसको प्रसन्न करता है, वो उसको सुखद अनुभूति देता है। एवरीवन कुड राउज हर ग्रेटिट्यूड, हर कोई उसके अंदर कृतज्ञता पैदा करता है, उसके अंदर कृतज्ञता की भावनाओं को उत्पन्न करता है। वेन एवर द ड्यूक शोड हर एनी फेवर और काइंडनेस, जब कभी भी ड्यूक जो है स्वयं भी उसके ऊपर कुछ कृपा करता है, उसको दयालुता दिखाता है, शी वॉज हैप्पी, वो ड्यूक से भी प्रसन्न होती है। ऐसा नहीं है ड्यूक से नहीं होती, ड्यूक के साथ साथ वो सबसे प्रसन्न हो जाती है। वेन एवर सी विजिटेड सम फ्रूट गार्डन, कभी जब वो फलों के फलोद्यान में जाती है, एंड सम फुलिश फ्लैटरर, और कोई चापलूस मूर्ख व्यक्ति ब्रोक द ब्रांचेस ऑफ चेरीज टू ऑफर इट, अपने बगीचे से तोड़ करके चेरी की कुछ शाखाएं चापलूसी पूर्ण तरीके से उसको देता है। शी फेल्ट डिलाइटेड एंड स्माइल एट इट, तो वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वो उसको देख करके, उस चापलूस को देख करके मुस्कुराती भी है। शी वॉज फॉन्ड ऑफ, शौकीन है वो राइडिंग, घुड़सवारी की, एंड वाइट म्यूल, और एक सफ़ेद खच्चर है, घोड़ा है, ऑन विच शी रोड, जिस पर वो सवारी करती थी, प्लीज्ड हर वेरी मच, उससे तो उसे बहुत खुशी प्राप्त होती थी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में ऑल दीज थिंग्स प्लीज्ड हर इक्वली, सभी चीज़ें, ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें उसे, उसके पति के ग्रेटिट्यूड और सारी चीज़ें उसको समान रूप से जो है वो आनंद देती थी। शी वुड टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन वेरी अप्रूविंग टर्म्स, बड़े पसंदीदा तरीके से वो इन चीज़ों के बारे में बात करती थी। एंड इफ शी डिड नॉट स्पीक इट वॉज बट सर्टेन दैट ए ब्लश ऑफ जॉय वुड पास ओवर हर चीक्स, और
इफ शी डिड नॉट स्पीक, मान लो वो बोल नहीं पाती थी किसी को, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के निशान तो जरूर आया करते थे एट द साइट ऑफ दीज थिंग्स, इन सुंदर चीज़ों को देख करके। द ड्यूक वॉज ग्रेटफुल फॉर द काइंडनेस डन टू हर। अब कह रहा है कि मैं कृतज्ञ हूँ उसके प्रति, काफ़ी जो दयालुता उसने मुझे दी है। एंड व्हेन शी थैंक्ड द पीपुल द ड्यूक दो ही डिड नॉट गॉट एंग्री एट दैट, जब वो लोगों को धन्यवाद देती है तो हालांकि ड्यूक जो है उस बात पर नाराज नहीं होता है, डिड नॉट हाउ एवर फील हैप्पी। देखिए वो नाराज भी नहीं हो रहा है तो वो प्रसन्न भी नहीं हो रहा है। बीइंग एब्सोल्युटली अनअफेक्टेड बाय सच फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसकी पत्नी के अंदर जो कृतज्ञता की ये भावनाएं हैं उनको देखकर वो बिल्कुल अछूता रहता है, उसकी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भावनाएं उसकी पत्नी के हृदय में दूसरों के लिए, यहाँ देखिए उसका घमंड, कितना सुप्रीमेसी उसके अंदर आ रही है कि दूसरों को यदि उसकी पत्नी धन्यवाद देती है, ग्रेटिट्यूड देती है तो उसको बुरा लगता है। When the Duke married her and made her his duchess, ड्यूक ने जब उससे शादी की थी और उसे अपनी पत्नी बनाया था, he had conferred upon her a name, उसने उसको अपने परिवार का नाम दिया था, which had 900 years of glorious history behind it, वो नाम जो 900 साल पुराना, 900 सालों से जिसका वंश चला आ रहा था, उस वंश के नाम को उसने उसे दिया था। घमंड देखिए यहाँ पर ड्यूक का हमें घमंड दिखाई दे रहा है कि कितना घमंड है कि मैंने अपने 900 साल पुराना उसको नाम दिया था। इट वॉज द नेम ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ इटालियन नोबल फैमिली, मैंने इटली के सम्राट परिवार का नाम अपनी पत्नी को दिया था। When the Duchess thanked people for little things, लेकिन जब उसकी पत्नी छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए लोगों को धन्यवाद देती है और एक्सप्रेस्ड हर जॉय, या अपनी खुशी को व्यक्त करती है एट द ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के सुंदर सुंदर दृश्यों के प्रति, द सनसेट जैसे सूर्यास्त, द बोज ऑफ चेरीज, शाखाएं चेरी की, इट लुक्ड टू द ड्यूक, ड्यूक को ऐसा लगता है एज इफ मानो कि शी वॉल्टेड फ्रॉम एज मच एज ए रिच फैमिली नन ऑफ हर हस्बैंड, कि वो कोई धनवान परिवार से है लेकिन अपने पति के परिवार से नहीं है। द ड्यूक बिलोंग्ड टू ओल्ड नोबल फैमिली ऑफ इटली, इटली जो क्लासिकल शहर है, वो कहता है कि मैं उस क्लासिकल शहर का सम्राट परिवार का हूँ। बट द डचेस गेव नो स्पेशल कंसिडरेशन टू दिस एस्पेक्ट, लेकिन मेरी पत्नी मेरे इस परिवार को कोई विशेष नाम नहीं दे रही है, कोई विशेष महत्व नहीं दे रही है। टू हर दिस एस्पेक्ट ऑफ ड्यूक वाज लाइक, उसके लिए अपने पति का ये जो पहलू है ये एनी अदर गिफ्ट, दूसरे ही उपहारों के समान है, गिवन टू हर, जो उसको दिए जाते हैं। यानी कि दुनिया में दिए गए दोस्तों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा कोई भी चीज़ उसे यदि मिली है वो, और पति का जो नाम मिला है उसे 900 वर्ष एक इटली के सम्राट परिवार का, वो दोनों चीज़ें समान मानती है। द ड्यूक वॉज एनॉयड ऑफ द फैक्ट, अब इस बात पे ड्यूक जो है वो नाराज हो जाता है, और दैट शी यूज्ड टू थैंक हिम, कि वो प्राय उसको धन्यवाद देती है, एंड हिज सर्वेंट्स, नौकरों को भी देती है, एंड अदर ऑर्डिनरी पीपुल, और साधारण लोगों को भी वो धन्यवाद देती है। इसके बाद विद इक्वल वार्मथ ऑफ टोन, उन्हीं स्वरों में, उन्हीं दया से पति का भी धन्यवाद करती है और सभी लोगों का। अब उसका मानना है पति तो इस मोनोपोली, देखिए कि मेरा अपनी पत्नी पर पूर्ण अधिकार है, वो सिर्फ मुझसे ही बोल सकती है, मुझे ही हंस के बात कर सकती है, मुझे ही धन्यवाद दे सकती है, दूसरे को नहीं। यहाँ उसकी मोनोपोली दिखाई दे रही है, पत्नी के ऊपर वो अपना अधिकार दिखाना चाह रहा है पूर्ण रूप से। ही वॉन्टेड दैट शी शुड डिस्क्रिमिनेट पीपुल, कह रहे हैं कि अंतर तो करें, कुछ तो अंतर करें मुझ में और दूसरे लोगों में, बिफोर थैंकिंग देम, उनको धन्यवाद देने से पहले। इफ एट ऑल इट वाज नेसेसरी, यदि आवश्यक हो तो धन्यवाद दे। ही रिगार्ड्स दिस एज द वेरी ऑर्डिनरी एस्पेक्ट ऑफ हर नेचर, अपनी पत्नी के इस स्वभाव को वो बड़ा साधारण मानता है, जबकि ये स्वभाव अच्छा है, ये उसके अच्छे गुण हैं, इट इज़ ए वर्च्यू, लेकिन वो इसको अच्छा नहीं मान रहा है। ही थिंक्स दैट नो पर्सन ऑफ हिज स्टेटस कुड बी सो मीन, वो कहता है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसकी स्तर का है, जो कि सो मीन एंड लो एज टू ब्लेम फॉर दिस, कि वो अब इतने निम्न परिवार का नहीं है,
वो इतना निम्न नहीं है कि वो अपनी पत्नी को ये बताए कि हाँ भाई वो इस चीज़ की दोषी है कि वो ये काम अपराध कर रही है। द ड्यूक फेल्ट दैट इट वॉज बीनीथ हिज डिग्निटी। वो महसूस करता है कि ये बात तो उसकी प्रतिष्ठा के बिल्कुल नीचे है, उसकी प्रतिष्ठा के अपमान में है। फाइंड फॉल्ट विद सच ए केयरलेस ऑर्डिनरी एटीट्यूड, कि उसने अपनी पत्नी के अंदर एक साधारण स्वभाव देखा है, लापरवाहपूर्ण स्वभाव देखा है। नाउ हेयर आई वुड describe that Browning here describes a nature after his own heart, one which fully appreciated all the pleasures that life had to offer. सभी को करने चाहिए, जो भी चीज़ें हमें जीवन में मिले हमें उनका सबकी सुंदर चीज़ों की प्रशंसा करनी चाहिए। The Duke is represented as being critical of such an outlook. यहाँ पर ड्यूक को इस प्रकार के दृष्टिकोण के प्रति बड़ी आलोचनात्मक भावना रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। इस सेकेंड पद में भी, थर्ड नंबर पद में भी हमको पता चला है कि किस प्रकार उसकी पत्नी का उदार स्वभाव है, प्रकृति में प्रेम रखने वाली है, छोटी छोटी चीज़ों से खुश होने वाली है, रेस्पॉन्सिव है, सबको अपनी बात का जवाब देने वाली है। लेकिन उसके पति को ये स्वभाव पसंद नहीं आता है और वो उसके इस स्वभाव को नापसंद करता है। वो अपने पति के 900 साल पुराने नाम को और दुनिया में उसको जो भी उपहार प्राप्त हुए हैं, चाहे किसी के द्वारा भी, प्रकृति के द्वारा, चाहे उसके सहपाठियों के द्वारा, चाहे उसके साथियों के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा और रिश्तेदारों के द्वारा, वो सब बराबर मानता है। वो कहता है कि उसने सभी उपहारों को बराबर रख दिया है, इसलिए उसको ये व्यवहार नापसंद आया है। इसलिए यहाँ पर हम ड्यूक को एक ऐसे अच्छे गुणों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति के रूप में पाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।